Good morning guys, welcome to Defense Mania. This is Kajal Yadav and I have wide experience of qualifying different government exams like FCAT, CDS, CAPF, INET, etc. In this video, I will help you to cover science topics which are repeatedly come in different exams, and also I will provide you the questions based on those topics which have repeatedly come in different exams, because there are always surety of repeating the exams questions in exams. For example, if some question has come in CDS, next year it will come in CAPF. So that is why this video will be very helpful for you to cover the science topics as well as the questions that have previous year questions that have come on those topics. So stay tuned with the video till the end. So let's start. First topic is convex mirrors. In this video, I am covering optics topics that are repeatedly come in exams for you. Okay, with the topics, I will discuss the questions. Also, we have a short surprise for you guys. So stay tuned till the end. So let's start. First is convex mirrors. Convex mirrors क्या होते हैं? Those mirrors which are curved outwards. जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स. और कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं उनका यूज कहाँ होता है? ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वाइड एरिया देखना होता है. वाइड एरिया अगर आपको कवर करना है तो हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है. सो कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स. अब व्हीकल्स में आपको जो साइड व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें आपको वाइड रेंज देखनी होती है पीछे तक, और सारे व्हीकल्स को देखना होता है, सो दैट शॉर्ट एरिया में ज़्यादा जो एरिया है वो कवर हो सके. ठीक है. तो इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रीफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज. हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं व्हीकल्स में? बिकॉज वो इरेक्ट एक तो सीधी इमेज देते हैं, दूसरा छोटी इमेज देते हैं, मतलब कि डिमिनिश्ड, क्योंकि जब छोटी इमेज होगी तभी वाइड एरिया कवर होगा. ठीक है. ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. और उनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो वाइडर होता है, बड़ा होता है. इसीलिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं व्हीकल्स में? कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है. अब इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है, मतलब जिसका अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर. जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है. और एज द नेम सजेस्ट, कॉनकेव, केव मीन्स जो केव की तरह जिसकी ओपनिंग हो. तो केव कैसी होती है? जो अंदर की तरफ, जिसमें डीप इनसाइड आप जा सकते हो, दैट इज केव. सो कॉनकेव मिरर विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स. ठीक है. अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं. लाइक इन दिस इमेज यू कैन सी, ये डेंटिस्ट जो है कौन सा मिरर यूज करते हैं टीथ को देखने के लिए? कॉनकेव. जो हमारा जो लेंस होता है जो फोकस कराता है किसी चीज के ऊपर, वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव. जो टॉर्च लाइट्स में या व्हीकल्स की हेडलाइट में जो मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉनकेव. क्योंकि यहाँ पे अब अगर मैं आपको ये ना भी बताऊं, लेकिन इन सारी चीजों में क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है. वेदर इट इज योर टीथ, जब हम टीथ देख रहे हैं तो उसमें फोकस कर रहे हैं. जब हम सोलर लाइट को फोकस कर रहे हैं तो भी उसमें फोकस हो रहा है. ठीक है. टॉर्च में भी आप सारी लाइट को एक बीम में बना के फोकस करते हो. हेडलाइट्स में भी आपको स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है देखने के लिए, फोकस्ड. तो इन सब में क्या हो रहा है कि सारी की सारी लाइट एक जगह एक पॉइंट पे फोकस हो रही है. सबकी एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ कॉमन है. तो इस सारी की सारी एप्लीकेशंस क्या कर रही है? सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर रही है. तो कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है? जहाँ पे आपको फोकस्ड लाइट चाहिए होती है. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड इट. Concave mirrors are commonly used in torches, searchlights, vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. जहाँ पे आपको powerful beam चाहिए होती है, वहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? concave mirror. They are often used as shaving mirrors to see a larger image of the face. और जब हमें फेस की बड़ी इमेज, क्योंकि शेविंग करते टाइम यू नीड टू फोकस ऑन योर फेस, वहाँ पे भी फोकस करना है, यानी कि आपको मैग्नीफाई करके देखना है अपने फेस को, तो भी हम कौन सा यूज करते हैं शेविंग मिरर्स में? कॉनकेव मिरर. Next is the dentist use concave mirrors to see the large images of teeth of patient. जब उन्हें पेशेंट के टीथ को देखना होता है, डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को, तो वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर अगेन आपको क्या देंगे? एक फोकस्ड इमेज देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस.
और जब भी आपको सोलर फर्नेसेस जो होती हैं, जहाँ पे आप हीट का यूज करके अपनी एप्लीकेशंस डेली लाइफ करवाते हो, हीट प्रोड्यूस करते हो, यानी कि फोकस कराना है, तो कौन सा मिरर यूज होगा? अगेन कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होगा? अगर आपको ये याद भी ना रहे, आपको देखो रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, साइंस समझने की चीज होती है। तो अब कॉनकेव मिरर जहाँ पे आपको फोकस कराना है, अब जो भी एप्लीकेशन फोकस लाइट की डिमांड कर रहा हो वहां पे आप डालोगे कॉनकेव मिरर, और जहाँ पे आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए वहां पे आप डालोगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। सी, अब दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज मोस्ट रिपीटेड। ये क्वेश्चन सीएडीएस में भी आ चुका है, सीएपीएफ में भी आ चुका है। सीडीएस में तो 4-5 साल मतलब जैसे कि ऑल्टरनेट ईयर्स में आ चुका है कि 2011 में आया, फिर 12 में नहीं आया, 13 में फिर से आ गया। सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? व्यू फाइंडर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ व्हीकल्स बिहाइंड आर मेड ऑफ। जो व्यू फाइंडर्स, जो मिरर लगे होते हैं आपके व्हीकल्स में, जो कि पीछे जो आपके व्हीकल्स चल रहे हैं, आपकी गाड़ी के पीछे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होते हैं, वो कौन से मिरर्स होते हैं? ऑप्शन ए प्लेन मिरर्स, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर्स, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर्स एंड ऑप्शन डी पैराबोलिक मिरर्स। अब नाउ आंसर द क्वेश्चन। अब इसका कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करो कि क्या होगा, बताओ। देखो, अब ऑटोमोबाइल्स में आपको क्या चाहिए? पीछे का व्यू देखना है, यानी कि वाइडर व्यू चाहिए। वाइडर व्यू चाहिए यानी कि जहां पे वाइडर व्यू चाहिए होता है, हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। अगर हमें फोकस करवाना होता है तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या होता है? जहां पे आपको वाइडर व्यू चाहिए होता है। और कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जहां पे आपको फोकस्ड इमेज चाहिए, फोकस्ड व्यू चाहिए, वहां पे आप कौन सा मिरर यूज करते हो? कॉनकेव। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। और जो भी दोस्त ऑल ऑफ हु आर वाचिंग, आई वांट एवरी क्वेश्चन आंसर विल बी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक रेयर से डेंसर मीडियम में या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो अपनी पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है और वो बेंड हो जाती है, या तो मीडियम की तरफ या फिर मीडियम से दूर। मतलब कि बेसिकली जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंड होना। लाइट का बेंड होना इज रिफ्रैक्शन। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा, मीडियम का मतलब या तो वो एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, या फिर वाटर से एयर में, या वाटर से किसी डेंस लाइक डायमंड ग्लास में, या फिर एयर से किसी ग्लास में, मतलब बेसिकली मीडियम चेंज होना चाहिए, सेम मीडियम में ट्रेवल नहीं करती है। तो क्या होता है? इट सफर्स अ चेंज इन द डायरेक्शन। तो क्या होता है? उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है एट द बाउंड्री। जो बाउंड्री होती है जो सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो उन दोनों मीडियम्स को, रेयर और डेंसर या फिर एयर और वाटर के मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है, वहां पे क्या होता है? उसकी उस लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी कि डायरेक्शन का चेंज होना, यानी कि बैंड होना। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट है। एयर में लाइट की स्पीड कुछ और है, वाटर में कुछ और है, ग्लास में कुछ और है। सो बिकॉज द स्पीड चेंजेस, एयर की जो भी लाइट की जो स्पीड है वो इन सारे मीडियम्स में अलग अलग होती है, इसलिए जो है लाइट जो है बैंड हो जाती है डिफरेंट मीडियम्स में जब वो ट्रैवल करती है। ठीक है, सो दिस इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब डेली लाइफ में हम कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं? See, the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. जब भी आप किसी बॉटम के टैंक को देखते हो तो वो उसका जो बॉटम है वो अगर यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी जो आईज है, आईज से जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है ना, वो क्या कर रही है? पहले एयर में जा रही है, यहाँ पे एयर है और फिर यहाँ पे वाटर है। ठीक है, एयर से वाटर में जा रही है यानी कि उसका मीडियम चेंज हो गया, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। तो आपको क्या लगेगा? जो बॉटम है उस पॉन्ड का वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा अपनी एक्चुअल हाइट से। तो उसका रेजिंग ऑफ पॉन्ड इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि वहां पे क्या हुआ? मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में चला गया। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन इज व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। आपने भी देखा होगा जब भी आप एक ग्लास स्लैब को अखबार के ऊपर रख देते हो
द लेटर्स अपीयर्स रेज, तो जो उस न्यूज़पेपर के जो लेटर्स होते हैं वो भी थोड़े उठे हुए दिखाई देते हैं व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हो। तो ये अगेन किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अगेन लाइट जो है रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो बैंड हो जाती है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, अ पेंसिल पार्सली इमर्स्ड इन वाटर और इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। जब भी आपने किसी ग्लास में जिसमें कि पानी है उसके अंदर आपने अगर पेंसिल रखी है तो वो थोड़ी सी आपको टिल्टेड दिखाई देती है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से जो वो पेंसिल है वो जब वाटर से, एयर से वाटर में जा रही है, आपकी आंखों से जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन से को सफर कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से जो है आपको पेंसिल जो है वो बैंड होती हुई दिखाई देती है। Next is an object kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. और जब भी किसी ग्लास टम्बलर में जो चीज़ रखी है, सपोज करो ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपने एक शार्पनर रखा हुआ, वो शार्पनर आपको उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चारों के चारों एग्जांपल्स जो हैं वो किसके वजह से होते हैं, रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन उठा के बोल देगा, रीजन पूछ लेगा ये किस वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस। तो आपको पता है ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो किसकी वजह से हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो चाहे वो बॉटम ऑफ टैंक का अपीयर होना, रेज्ड अपीयर होना, या फिर लेटर्स का ग्लास स्लैब के अंदर जो लेटर्स हैं उनका, या फिर पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, ये सब किसके इफेक्ट्स हैं, रिफ्रैक्शन की, ओके। और 2-3 एप्लीकेशंस और हैं, दैट इज द अपीयरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator due to refraction between hot air just above the fire and the surrounding cold air। ये क्या बोल रहा है, आपने बॉनफायर देखा होगा, बॉनफायर में जब आप इधर बीच में आपकी फायर होती है, आप अगर इस साइड बैठे हो तो उस साइड जो मान लो यहाँ पे ट्रीज हैं, आप जो फ्लेम्स के थ्रू उन ट्रीज को देखोगे तो आपको वो ट्रीज हिलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि उनकी फ्लिकरिंग होती है। ऑल्दो जो फ्लेम्स है वो फ्लिकर कर रही हैं, वो तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे जो ट्रीज हैं वो तो स्टिल हैं, बट वो फ्लिकर करके दिखाई देते हैं और थोड़े से अपने लेवल से बड़े दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एयर है जो इस बॉनफायर के आसपास है वो एयर क्या है, हॉट है। हॉट है यानी कि वो हॉट हो गई बिकॉज ऑफ दिस फायर, हॉट हो गई यानी कि वो लाइट हो गई, यानी कि वो लाइट हो गई यानी कि रेयर और मीडियम में हो गई, और जो आपके पास जो एयर है वो डेंसर मीडियम में हो गई। अब डेंसर से रेयर मीडियम अगेन चेंज हो रहा है, तो फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से आपको जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। सेकेंड इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज जस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब जो आपको स्टार्स जो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट ट्विंकलिंग, लेकिन आपकी आईज में जो भी रेज आ रही हैं, जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, इस वजह से जो है आपको जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करके दिखाई देते हैं। इस वाली एप्लीकेशंस के ऊपर कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ रिजल्ट ऑफ विच फिनोमेना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी विद मी इन दिस लेक्चर, ओके। Next is the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric reflection। जो सनराइज से पहले 2 मिनट पहले हमें अर्थ पे है जो सनराइज दिख जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन जो है दिखाई देता है, वो किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन रेज है वो हमें जल्दी डेंसर से रेयर और मीडियम में आती है, तो हमें थोड़ा स्पीडली दिखती हैं, थोड़ा जल्दी ट्रैवल करती हुई दिखाई देती हैं, जो एक्चुअली सनसेट और सनराइज अभी तक हुआ नहीं है। तो 2 मिनट का जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक और फिनोमेना क्या है जो ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्पर्जन। अभी जो भी इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस, एंड में जो है क्वेश्चंस हैं इनके बारे में। सो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में जो इनके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है, अ प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। जब भी एक प्रिज्म में आप व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है, उस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जितने भी हमें कलर्स दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं, विबग्योर रेंज के होते हैं 7 कलर्स, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स इट्स कॉल्ड डिस्पर्जन।
इस फिनोमेना को व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट्स कलर्स यानी कि विबग्योर में स्प्लिट होना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वॉयलेट द मोस्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होता है? रेड मोस्ट बैंड होता है, सॉरी लीस्ट बैंड होता है, और जो आपका वॉयलेट यानी कि ब्लू कलर होता है वो आपका बेस्ट बैंड होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैंडिंग किस में होती है? ब्लू कलर में। सबसे कम किस में होती है? सबसे कम कौन से कलर में होती है? रेड कलर में। और बैंड व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्पर्स होना इसको डिस्पर्शन। ठीक है, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि यहाँ से एक व्हाइट लाइट एंटर हो रही है। ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में जा रही है, ये प्रिज्म इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा है। दीज 7 कलर्स आर विबग्योर। दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड। ठीक है, जितने भी कलर्स हैं क्या है आपके प्रिज्म के विबग्योर कलर्स में स्प्लिट हो गया। तो ये क्या है? डिस्पर्जन। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट बात क्या है कि BBB, ट्रिपल बी यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स ब्लू बेंड्स दी बेस्ट। ट्रिपल बी जो आपका कोड वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। इसको आप अगर याद कर लोगे तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि अगर वो पूछे कि कौन सा कलर बेस्ट बैंड होता है तो BBB, दैट मीन्स ब्लू बेंड्स बेस्ट। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। और बेंडिंग क्या होती है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग। तो सबसे ज्यादा कलर रिफ्रैक्ट कौन सा होता है? सो विच कलर जो सबसे अच्छा बेंड होगा वो सबसे अच्छा रिफ्रैक्ट होगा। तो ब्लू बेंड्स दी बेस्ट, तो जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव होता है। अब वो पूछ ले सबसे कम कौन रिफ्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली जो सबसे कम बेंड होगा। तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है, इसलिए वो क्या है? सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है। सो आपको बस ये याद रखना है इसमें कि BBB दैट इज ब्लू बेंड्स दी बेस्ट, यानी कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है, वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है। और जो स्कैटरिंग होती है वो उल्टी होती है। स्कैटरिंग में क्या होता है? ब्लू सबसे कम स्कैटर होता है और रेड सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग में उल्टा होता है, लेकिन डिस्पर्जन में ये होता है कि BBB दैट इज ब्लू बेंड्स दी बेस्ट। नेक्स्ट इज रेनबो। अब रेनबो जो हमें स्काई में दिखाई देता है वो किस फिनोमेना की वजह से होता है? अब देखो रेनबो में क्या होता है? 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होता है। और विबग्योर कब मिलता है? जब व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। यानी कि जो रेनबो है वो कौन से फिनोमेना का रिजल्ट है? डिस्पर्जन का। ठीक है, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द रेनबो। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। जब भी बारिश के बाद आपको एक नेचुरल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है स्काई में, दैट इज अ रेनबो। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर में प्रिज्म तो है नहीं, प्रिज्म ही है ना जो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो प्रिज्म नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो बारिश के बाद है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। दे एक्ट एज अ प्रिज्म and that is why they disperse the white light into 7 colors and we get the rainbow after the rain shower. ठीक है, so a rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. और rainbow हमेशा जो है sun के opposite direction में बनता है। The water droplets act as a small prism. और prism जो water droplets होती है वो क्या करती है? prism की तरह act करती है। Due to dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eyes. इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हम कोई भी चीज जो हमें विजिबल है वो किस वजह से होती है? रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो भी चीजें हम देख पाते हैं, हमारी आंखें वर्ल्ड में कुछ भी जो भी चीज देख पा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो है रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो किस वजह से होता है? डिस्पर्जन की वजह से। लेकिन रेनबो का फिनोमेना इज डिस्पर्जन, लेकिन हमें कोई भी चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो किस वजह से होती है? रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि बहुत बार आ चुका है। मैंने वही क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, सो द ऑप्टिकल फिनोमेना दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनबो ऑन अ रेनी डे। एक रेनी डे पे रेनबो को ऑब्जर्व करने के लिए जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? मैंने अभी आपको बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर डाल के सारे आंसर्स यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, so first option A is diffraction, B is interference, C is dispersion and D is reflection. So we have already discussed कि rainbow किस वजह से होता है? dispersion की वजह से। So option C is the answer. Okay. Okay, this is a very important information for all you guys. See, who are interested in the people who are giving CDS, CAPF, AFCAT, and DA, any of these exams. उनके लिए क्या सरप्राइज है कि उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा डिफेंस मीनिया पे, जो भी कोर्स में एनरोल करेंगे। आप इसमें से कोई भी कोर्स में एनरोल करें, डिफेंस मीनिया ऐप पे जाके आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से डिफेंस मीनिया ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें आप ये कोड लगाओगे काजल 10,
तो आपको क्या मिलेगा 10% डिस्काउंट। सी सबको अच्छा लगता है, आपको 100% की जगह 90% ही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सो इफ वी यूज माई कोड दैट इज काजल 10, ठीक है। तो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइज फॉर यू गाइज कि अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। इनके साथ साथ इस टॉपिक के अलावा बहुत सारी चीज और भी टॉपिक्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सब कुछ कवर किया है, जो कि आपको बुक्स के पढ़ने की जो मेहनत है वो बच जाएगी अगर आप ये कोर्स एनरोल करते हो। और इंस्टेड ऑफ दैट उसमें आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो, दैट इज काजल 10, ठीक है। सो अगर आपको ये चाहिए हो तो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड अप्लाई माई कोड, ठीक है। दिस वॉज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR। ये क्या होता है? जब भी टोटल, जैसे कि नाम बता रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि सारी की सारी रिफ्लेक्शन टोटली हो रही है अंदर ही, बाहर कुछ भी नहीं जा रही है। लाइट जो है वो सारी की सारी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। So light can always pass from one medium to an optically denser medium, but it cannot always pass into a rarer medium. ये क्या बोल रहा है कि रेयर से डेंसर में जाना लाइट के लिए आसान होता है, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जाना कई बार आसान नहीं होता लाइट के लिए। डेंसर से वो लाइट जो है बाहर ही नहीं निकल पाती रेयर मीडियम में जाने के लिए। और जब ऐसा होता है कि वो सारी लाइट जो है डेंसर मीडियम में ही अंदर फंस जाती है, कैप्चर हो जाती है, तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये कब होता है? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर एंगल। एक उसके लिए एक एंगल की वैल्यू फिक्स होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट उस एंगल पे जाके इंसिडेंट होती है डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा? वो बाहर नहीं जा पाएगी और सारी की सारी वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। So the light is not at all reflected into the rarer medium, but it is totally reflected. तो क्या होता है कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से बाहर नहीं निकल पाती और सारी की सारी अंदर ही उस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं? ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं। इंटरनेट को कैरी करने के लिए हम लोग कौन सी वायर्स यूज करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स। तो वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट एट द वन एंड ऑफ द फाइबर, इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड इमर्जेस आउट एट द अदर एंड। जब फाइबर ऑप्टिक्स में कोई लाइट एंटर करती है वो पूरी की पूरी अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है और बाहर नहीं निकल पाती, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत ही फास्ट डेटा जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स, ओके। नेक्स्ट इज मिराज। मिराज क्या होता है? आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप बहुत ही समर्स में बहुत लॉन्ग एम्पिटी रोड पे ट्रैवल करते हो तो क्या दिखता है कि आपको रोड पे दिखाई देता है समर्स में कि पानी है, जैसे कि रोड पे, लेकिन पानी वो होता नहीं है। तो वो क्या होता है? वो जो भी आसपास उस रोड के जो ट्रीज होते हैं, उन ट्रीज की जो इमेज होती है ना, वो पानी की तरह दिखाई देती है। क्यों? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे? Mirage is caused due to total internal reflection of light by various layers of air. क्या होता है कि जब आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे जो एयर है वो हॉट है, क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में है। अर्थ बहुत गर्म है इस टाइम, रोड बहुत हॉट हो चुका है और वो बहुत गर्म है, तो यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी, यानी कि लाइट हो जाएगी। लाइट हो जाएगी यानी कि वो रेयर हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाली जो एयर है वो तो अभी डेंस ही है, वो तो अपने नॉर्मल उसमें, तो क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया, डेंसर और रेयर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ वाटर लेयर एट द शॉर्ट डिस्टेंसेज इन अ डेजर्ट और द रोड। बेसिकली मिराज क्या इल्यूजन होता है, ये रियल में तो होता नहीं है, आपको पानी का इल्यूजन होता है कि शायद वहाँ पे पानी है बट होता नहीं है। मिराज इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे के जो भी आपकी आईज में जो रेज एंटर कर रही है वो डेंसर मीडियम से ही आ रही है, और डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है? उनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आपको इल्यूजन हो जाता है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो क्या बोल रहा है कि व्हेन द लाइट रेज फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, दीज लाइट रेज ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू द हॉट एंड कोल्ड एयर। आपको पता है यहाँ पे हॉट और कोल्ड एयर बन जाती है। फॉर मिराज टू अकर, ग्राउंड शुड बी वेरी हॉट एंड द सराउंडिंग एयर शुड बी कूल। मिराज कब बनता है? जब आपकी जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है समर्स में, लेकिन बाहर की जो आसपास की जो एयर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। कोल्ड मतलब ठंडी नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। द लेयर विच इज अबव द ग्राउंड गेट्स वार्म। जो भी लेयर इसके ऊपर होती है वो गर्म हो जाती है,
एंड द लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन द लाइट मूव्स थ्रू द कोल्ड एयर। और क्या होता है कि रेयर से डेंसर दो मीडियम हो गए, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जब यहाँ से लाइट आपकी आईज में एंटर करती है तो वो क्या होगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि मिराज फॉर्म हुआ है, जबकि मिराज इज एन इल्यूजन, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मिराज किसकी एप्लीकेशन है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब देखो ये क्वेश्चन 2008 में आया था CDS में, क्या था, द फिनोमेना ऑफ मिराज अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डायफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये किस वजह से होता है मिराज आपका, डिस्पर्जन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, जो भी कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स को राइट टिक करेगा, सारे के सारे आंसर्स देगा, उसका नेम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम आफ्टर एब्जॉर्बिंग इनकमिंग रेडिएशंस emit them in all possible directions, this process is called scattering। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को सारी की सारी पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको स्कैटर करते हैं। उसको उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप जंगल में जाते हो, आपने देखा होगा जंगल में जो ट्रीज के ऊपर बहुत सारी ऐसे मतलब स्मॉल होल से डेंस, कोई बहुत डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज है, बहुत गहरा जंगल है, वहां पे थोड़ी सी एक लाइट की रे आ रही होती है और वो पूरे जंगल में फैल जाती है। तो वो क्या होता है, स्कैटर हो गई लाइट की, लाइट एक छोटे से होल से एंटर करी और पूरे के पूरे फॉरेस्ट में फैल गई, यानी कि वो क्या होगी, स्कैटर होगी। तो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज इट, when a beam of light strikes the fine particles of the atmosphere or any colloidal solution, the path of beam becomes visible. This is due to the scattering of light by colloidal particles is called Tyndall effect. या तो आपने जंगल में देखा होगा या फिर आपने अपने घर में भी देखा होगा, घर में जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन के थ्रू थोड़ी सी लाइट आ रही होती है और वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। पुराने घर में वेंटिलेशन होते थे, अभी तो पता नहीं। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा होगा कि आप जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं और लाइट पूरे रूम में फैल जाती है एक छोटे से होल से आने के बाद। तो वो फिनोमेना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वही सेम फिनोमेना होता है जंगल में, जब बहुत गहरे फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे ट्रीज इतनी ज्यादा शेड बन जाती है कि वहां से लाइट एंटर नहीं कर पाती, तो बहुत थोड़ी सी जगह से एंटर होती है लाइट और पूरे जंगल में फैल जाती है। तो दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, दैट इज ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो आपका इसके ऊपर क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटर होता है। मैंने बताया था ब्लू बैंड्स बेस्ट, बैंड्स बेस्ट मतलब ब्लू जो कलर है वो रिफ्लेक्ट सबसे बेस्ट होता है, लेकिन जो इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो मोस्ट होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें जो कलर है ब्लू बैंड्स बेस्ट, रिफ्लेक्ट्स बेस्ट इन स्कैटरिंग। ठीक है, ब्लू कलर जो है स्काई का दिखाई देता है। अब रेड कलर होते हैं सिग्नल्स के, वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज रेड कलर जो रेड कलर होता है वो स्कैटर लीस्ट होता है, सबसे कम स्कैटर होता है। इसलिए क्या होगा कि जब इसके ऊपर आप आपके व्हीकल की हेडलाइट से आप इसके ऊपर लाइट डालोगे सर्दियों में, तो वो जो कलर है वो फैलेगा नहीं, वो स्कैटर नहीं होगा, अपने पास वहीं उसी जगह पे बना रहेगा तो क्या होगा, आपको विजिबल होगा। इसीलिए हम जो भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं, ताकि लोगों को दूर से ही दिख जाए, क्योंकि अगर ब्लू कलर के होते तो वो फैल जाता वो कलर, और वो कलर फेड हो जाता तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन रेड कलर जो है फेड नहीं होता। फेड क्यों नहीं होता, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता, इसलिए जो है सिग्नल्स जो होते हैं डेंजर सिग्नल्स वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ब्लैक कलर ऑफ द स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो आपको स्काई कैसे दिखाई देगा, ब्लैक। क्यों, तब क्या स्कैटरिंग नहीं होगी, बिकॉज स्कैटरिंग कौन करता है, स्कैटरिंग को कराने के लिए आपको पार्टिकल्स तो चाहिए होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहां पे डस्ट पार्टिकल ही नहीं होंगे। एटमॉस्फेयर होना तो बहुत जरूरी है ना डस्ट पार्टिकल के लिए। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे डस्ट पार्टिकल नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको स्काई का कलर कैसा हो जाएगा, आपका स्काई का कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट इज
रेड कलर ऑफ द एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम जो है स्काई का कलर रेड हो जाता है, अदरवाइज जो स्काई का कलर है ब्लू रहता है। तो ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसका कारण ये नहीं है कि स्कैटरिंग तो अभी भी ब्लू की हो रही है सबसे ज्यादा, लेकिन मॉर्निंग में सपोज ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे आपका सन है, तो मॉर्निंग में जो डिस्टेंस होता है ना वो सन और अर्थ के बीच बहुत ज़्यादा लार्ज होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होता है, लेकिन वो पहले खत्म हो जाता है, मतलब स्कैटर होकर दूर रह जाता है अर्थ से, और रेड कलर आपकी आइज तक पहुंचता है। लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है? आफ्टरनून में जो सन है वो आपके बिल्कुल ओवरहेड होता है अर्थ के, यहाँ पे आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपका सन है, तो जो डिस्टेंस है ये स्मॉल हो जाता है, वो कम हो जाता है। ये डिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आपको जो है उसकी स्कैटरिंग ब्लू कलर की भी दिखाई देती है। ब्लू कलर पहले भी स्कैटर मोस्ट हो रहा था, अभी भी मोस्ट हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में आपको ब्लू कलर की स्कैटरिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सन और अर्थ के बीच में। लेकिन आफ्टरनून में सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपको ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, सो रीज़न क्या है कि रेड कलर और सनराइज और सनसेट के टाइम पे दिखाई देता है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है उस टाइम। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है? द ह्यूमन आइज इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। ये एक दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट द एप्लीकेशन, एक फैक्ट है कि जो आपकी जो आइज होती हैं वो येलो कलर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए टैक्सीज का कलर येलो बनाया जाता है, सो दैट आपको दूर से ही वो नोटिस में आ जाए। ठीक है, तो ये सारे मेन ऑप्टिक्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपको समझ में आए और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो वी विल आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो वी विल प्रोवाइड यू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, सो वी विल दैट विल डिपेंड हाउ वेल यू रिस्पॉन्ड टू दैट वीडियो। ओके, so now these are the most important questions that have already come in different exams, and फिर भी ये क्वेश्चंस यूनिवर्सल हैं, ये फिर भी दोबारा आएंगे, क्योंकि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, सीएपीएफ में, एफकेट में। ठीक है, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू यू, इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे फोकस्ड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द पुअर स्कैटरिंग ऑफ विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, clear sky appears blue due to the poor scattering of wavelength of visible light। जो आपका स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, yes this is right, but poor scattering no, ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग है वो बेस्ट होती है, पुअर नहीं होती है। तो इसमें क्या बोल दिया इसने? पुअर स्कैटरिंग। पुअर वर्ड की वजह से आपकी स्टेटमेंट हो जाती है गलत, कि क्लियर स्काई ब्लू तो दिखाई देता है लेकिन पुअर स्कैटरिंग नहीं, बेस्ट स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? रेड पार्ट ऑफ द लाइट शोज मोर स्कैटरिंग देन द ब्लू इन द एटमॉस्फेयर। जो रेड है वो ज्यादा स्कैटर होता है एज कम्पेयर टू ब्लू। नो, ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है एज कम्पेयर टू रेड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ब्लू बेस्ट होता है, ब्लू बेंड्स बेस्ट, ब्लू स्कैटर्स बेस्ट। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, बिकॉज ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और रेड सबसे कम स्कैटर होता है। ऑप्शन सी क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्काई विल लुक ब्लैक। ये बोल रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपका जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डस्ट पार्टिकल नहीं होते, और डस्ट पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो स्काई कैसे दिखाई देगा? ब्लू। तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। Option is only 1, B is 1 and 2, option C is only 3, and option D is all of these. So 1 and 2 are wrong and 3 is correct. So option C is the answer, that is only 3. Okay. Next is dispersion process forms spectrum due to white light falling on prism. Yes, dispersion कैसे होता है? जब white light prism के ऊपर डलती है, the light wave with the shortest wavelength, जिसकी wavelength सबसे shortest होगी वो क्या होगी? Refracts the most, does not change the path, refracts the least, and it is reflected by the side of prism. मैंने बताया था blue bends best, BBB। ठीक है, और जो blue कलर होता है उसकी जो wavelength होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, जिसकी अब ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, और उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? बेस्ट होती है। तो विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी है यानी कि ब्लू, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बैंड होता है। बैंड होना ही इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो सबसे अच्छी तरह से बैंड होगा। अब ब्लू सबसे अच्छी तरह से बैंड होगा, इसलिए ब्लू सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू की, और हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू फॉग। विंटर्स में आपको फॉग के में देखने में दिक्कत क्यों होती है फॉग के थ्रू? ऑप्शन ए, रेज ऑफ लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉग ड्रॉपलेट्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से आपको फॉग में दिखाई नहीं देता। ऑप्शन बी, रेज ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स। जो लाइट रेज हैं वो फॉग की ड्रॉपलेट से स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ऑप्शन सी इज फॉग ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब लाइट, या फिर जो फॉग की जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड ऑप्शन डी, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज एक्सट्रीमली हाई, या फिर जो फॉग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब आप सोचो कि फॉग में आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके व्हीकल की हेडलाइट से आपने उसके ऊपर लाइट डाली लेकिन आपको फिर भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि फॉग में पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, जब आपकी व्हीकल की हेडलाइट से इनके ऊपर लाइट डालते हो तो ये सारी की सारी लाइट को फैला देती हैं, स्कैटर कर देती हैं। अब सारी की सारी लाइट स्कैटर होगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देखो आप अगर लाइट फोकस्ड होती, एक जगह फोकस्ड होती तो आपको कुछ दिखाई देता, चीज़ें आपको विजिबल होती। लेकिन फॉग में आपको चीज़ें विजिबल नहीं होती। विजिबल क्यों नहीं होती? बिकॉज सारी की सारी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉग ड्रॉपलेट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि रेज ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स। फॉग की जितनी भी ड्रॉप्स होती हैं वो लाइट को सारे स्कैटर कर देती हैं, चारों तरफ फैला देती हैं, इस वजह से आपको फॉग में दिखाई नहीं देता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट we cannot see the objects clearly on foggy nights. Okay. Next is, as the sunlight passes through the atmosphere, the rays are scattered by tiny particles of dust, pollen, soot and other minute particulate matters present there. ये बोल रहा है कि जब भी सनलाइट स्कैटर होती है ये सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी वजह से। However, when we look up the sky appears blue during midday. लेकिन मिड डे में जो भी है आपकी लाइट जो है आपका जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? ऑप्शन ए, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ऑप्शन बी, ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब द मोस्ट। ऑप्शन सी, ब्लू लाइट इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट। एंड ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट एंड येलो कॉम्पोनेंट ऑफ सनलाइट कंबाइंड। आई वांट दिस क्वेश्चंस आंसर फ्रॉम यू। अभी मैंने आपको समझाया है ब्लू कलर की क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, और कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है, स्कैटर होता है। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है। जस्ट ये बताओ कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, वही इसका आंसर है। वो मैंने आपको अभी पहले कवर भी कराया है अभी इसी वीडियो में। सो आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, so this was it for this video. If you like the video, you can appreciate us in the comment section and also you can like the video. और आप लोग अगर आपको पूरा कोर्स CDS CAPF का लेना है तो उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो वो आपकी डिफेंस मीडिया ऐप पे अवेलेबल है। उस ऐप में अगर आप मेरा कोड दैट इज काजल 10 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो स्टे ट्यून, और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने मांगे हैं वो कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, अहले वतन हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझ